नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और दोस्तों हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक, जिसमें चौथा टॉपिक था राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर हम राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। और आज हम आगे से पढ़ेंगे जवई बांध के बारे में और टॉपिक जो बचा हुआ है उसके बारे में। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से चलती रहे। दोस्तों, इसके अलावा ये जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत कम लोग वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, ये जो राजस्थान अध्ययन की ये पुस्तकें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे ज़्यादातर विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आओ शुरू करते हैं। जवई बांध। पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक नदी जवई नदी पर एरिनपुरा के निकट जवई बांध बनाया गया है। इस बांध से जोधपुर, सुमेरपुर, पाली का कस्बा है दोस्तों सुमेरपुर, पाली शहर को पेयजल आपूर्ति तथा पाली जालौर जिलों में सिंचाई होती है। तो आपको जवई बांध परियोजना विशेष रूप से पाली से संबंधित है। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति जोधपुर, सुमेरपुर और पाली को होती है और पाली जालौर में सिंचाई होती है। अब है पांचना परियोजना। करौली जिले के गुडला गांव के समीप 5 नदियों, ये दोस्तों जो पांचना परियोजना है यह पांचना बांध बना हुआ है। इस बांध में 5 नदियों का पानी गिरता है। 5 नदियां हैं, बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट, अटा के समीप पर बांध बनाया गया है। अब 5 नदियों का नाम याद रखिए, बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा। इन नदियों के संगम पर बांध बना हुआ है। पांचना परियोजना से करौली जिले की टोडाभीम, नादौती, हिंडौन तथा सवाई माधोपुर में गंगापुर तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। दोस्तों, एक सवाल और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बांध है जो मिट्टी से बनाया हुआ है? तो ये पांचना बांध है। नदियां पूछते हैं, 5 नदियां याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं मोरेल बांध। मोरेल बांध परियोजना क्या है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। यह बांध दौसा जिले के लालसोट कस्बे में 16 किलोमीटर दूर मोरेल नदी पर मिट्टी से बनाया हुआ है। ये मोरेल बांध भी मिट्टी से बनाया हुआ है। ये लालसोट तहसील के अंदर है, दौसा डिस्ट्रिक्ट की। अब संचार के बारे में पढ़ेंगे। संचार आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण भाग है। वर्तमान में आर्थिक विकास में संचार की भूमिका बढ़ गई है। देश में डाक और दूरसंचार सेवाओं का तीव्र गति से विकास हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए तीव्र विकास ने संचार क्षेत्र में क्रांति ला दी है। संचार सुविधाओं के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। राजस्थान में भी डाक सेवा का पर्याप्त विकास हुआ है। राज्य में औसतन 33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक डाकघर स्थापित है। तो आपको याद रखना है कितने किलोमीटर क्षेत्र में है, 33 किलोमीटर क्षेत्र में औसत एक डाकघर स्थापित है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा प्रति डाकघर औसतन 5404 व्यक्तियों को सेवाएं प्राप्त हो रही है। तो 5400 व्यक्तियों को एवरेज डाक सेवा प्राप्त हो रही है। अब दोस्तों धीरे धीरे डाक सेवा कम हो रही है क्योंकि अब ईमेल, मोबाइल, इंटरनेट बहुत कुछ आ गया है अब तो। राजस्थान में डाक और दूरसंचार सेवाओं में डाकघर, तार कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज, लोकल पीसीओ, एसटीडी पीसीओ, ग्रामीण पीटी, इंटरनेट सेवाएं आदि सम्मिलित हैं। संचार के अन्य साधनों में टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, टेलेक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, फैक्स आदि भी हैं। अब पढ़ेंगे मानव संसाधन के बारे में। राजस्थान में मानव संसाधन कैसा है? आर्थिक विकास में सामाजिक आधारभूत संरचना की भूमिका बढ़ रही है। इसमें मानव संसाधन संरचना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, आवास, समाज कल्याण, जनजाति क्षेत्रीय विकास, महिला और
बाल विकास और कल्याणकारी गतिविधियां भी सामाजिक आधारभूत संरचना के अंग हैं। तो आप इसको देख लेना एक बार। राजस्थान में मानव संसाधन विकास की स्थिति सुधारवादी चरण में है। राजस्थान में साक्षरता दर 1991 में 38.6% थी, बहुत कम थी, जो बढ़कर 2001 में 60.4% हो गई। और इस प्रकार 1991 से 2001 के दशक में राजस्थान की साक्षरता दर में 21.8% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में साक्षरता में राजस्थान का स्थान भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों में द्वितीय निम्न स्तर से ऊपर उठकर 7वां हो गया। यानी जो राजस्थान का साक्षरता स्तर है नीचे से 7वें नंबर पे है। 1991 तक दूसरे नंबर पे था, नीचे से केवल बिहार नीचे था, अब कई राज्य और नीचे है राजस्थान से। राज्य की साक्षरता दर 2011 में बढ़कर 67.06%। तो ये दोस्तों 67.07 है एक्यूरेट, लेकिन 67.06 बताए गए हैं। राजस्थान के मानव संसाधन विकास में प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर नज़दीक एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल नज़दीक है मैं जहाँ से लाइव हूँ, जहाँ से बोल रहा हूँ। और इसलिए बार बार प्लेन जाते रहते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप बीच में डिस्टर्बेंस होते हैं, क्योंकि प्लेन काफ़ी ज़ोर से आवाज़ करते हैं, तो वीडियो में बीच बीच में आवाज़ आती रहती है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ 5-5 मिनट में प्लेनें आती जाती रहती हैं। राजस्थान में 2005-06 में 56,573 प्राथमिक स्कूल, 28,955 उच्च प्राथमिक स्कूल, 11,199 उच्च माध्यमिक विद्यालय थे। राज्य में 2006-07 में 1,090 उच्च शैक्षणिक संस्थाएं तथा 21 राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय थे। 21 नेशनल स्तर के विश्वविद्यालय, डीम्ड मान्य विश्वविद्यालय बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी को, जैसे जैन विश्व भारती, वनस्थली विद्यापीठ या डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। इसके बारे में भी जब आगे आएगा टॉपिक तो ज़रूर पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं औद्योगिक विकास। राजस्थान अनेक औद्योगिक घरानों की जन्मभूमि है। यहाँ की धरानें स्टील किंग, लक्ष्मी निवास मित्तल, दोस्तों जो कई घराने राजस्थान से निकले हैं, फिर बाद में देश के अंदर अलग अलग जगह बस गए, इसलिए राजस्थानियों को बिजनेसमैन कहते हैं। मारवाड़ियों को बताते हैं कि सबसे बड़े बिजनेसमैन यही है। राजस्थानी और गुजराती इंडिया में नंबर 1 पे हैं। बिड़ला घराना, डालमिया, सिंघानिया, बांगड़, पोद्दार आदि उद्योगपतियों का जन्म दिया है। देख के दोस्तों कितने बड़े बड़े राजस्थान से उद्योगपति निकले हैं। आज देश में और विश्व में इनका नाम है। बिड़ला हो गया, डालमिया हो गया, मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल, कितना बड़ा नाम है। इन्होंने देश और विदेश में औद्योगिक और व्यापारी जगत में ख्याति अर्जित की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रांत था। राज्य में बिजली, पानी व यातायात के साधनों के अभाव के कारण बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का विकास संभव नहीं था। इसके अलावा राजस्थान के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में केंद्र सरकार के कुल निवेश का लगभग 2% भाग ही पाया जाता है। इतना कम निवेश है औद्योगिक विकास का, 2% क्षेत्र। आज राजस्थान योजनाबद्ध विकास के 65 वर्ष पूरे कर चुका है। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचागत संरचना और आधारभूत सामाजिक संरचना के विकास पर काफ़ी बल दिया गया है। राज्य में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम भी हैं। विगत में केंद्र सरकार ने यहाँ के कई जिलों को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया था। केंद्रीय सब्सिडी की व्यवस्था के अनुसार पिछड़े जिलों को सब्सिडी का लाभ मिला। राज्य सरकार यहाँ से पलायन कर गए
उद्योगपतियों तथा देश विदेश के अन्य उद्यमियों को राज्य में विनियोग बढ़ाने हेतु आकर्षित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 23 व 24 सितंबर 2000 को जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन 2000 का आयोजन किया था। इस सम्मेलन होते रहते हैं, आयोजित करते रहते हैं प्रवासी लोगों का। राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति संतोषजनक होने के कारण बड़े उद्यमियों की मनोवृत्ति बदल रही है। उद्यमियों के कदम राज्य में निवेश के लिए बढ़ने लगे हैं। फिर राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु प्राकृतिक और मानवीय संसाधन बहुतायत में उपलब्ध हैं। यहाँ विभिन्न उद्योगों के विकास की खूब संभावनाएं हैं। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों का विकास किया जाए तो ये देश के लिए औद्योगिक दृष्टि से संपन्न राज्यों की श्रेणी में आ सकता है। बिल्कुल दोस्तों, यदि राजस्थान में उद्योगों का विकास किया जाए तो देश के संपन्न राज्यों में आ सकता है। बिल्कुल। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का भाग कितना है? राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योगों का भाग 2000 और 2001 ईस्वी में 27.5% था, 27.8, अब 27 मान लीजिए, और 2005-06 में बढ़कर 29.7% हो गया, यानी लगातार बढ़ ही रहा है। फिर वर्ष 2011-12 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योगों का भाग स्थिर 2004-05 कीमतों पर 29.85% रहा, यानी उद्योगों का अच्छा खासा योगदान है, लगभग 30% मान चलो आप। जितना उत्पादन होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग का हिस्सा अच्छा खासा हिस्सा है। उद्योग वृद्धि दर। राजस्थान में खनन व विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2005-06 में 12.09% उल्लेखनीय रही है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में खनन व विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि दर घटकर 3.21% रह गई। कितना? 12.9% था विनिर्माण उद्योग, और वह कम हो गया, ये 3% हो गया। वैश्विक मंदी 2008 का असर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। दोस्तों, जो वैश्विक मंदी आई थी सबसे ज़्यादा असर अमेरिका पर पड़ा था। भारत में असर कम पड़ा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। वैश्विक मंदी पर राजस्थान पर प्रभाव। वैश्विक मंदी 2008 से विश्व अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। इससे अनेक विकसित देशों की विकास दर घटी। भारत की अर्थव्यवस्था पर हालांकि वैश्विक मंदी का असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, किंतु भारत की विकास दर 2008-09 में घटकर 6.7% रह गई। बिल्कुल दोस्तों, विकास दर तो घटी थी, जबकि ये 2007 और 2008 में 9.3% थी। भारत की औद्योगिक विकास दर 2008-09 में 2.5% तक गिर गई। इतना असर पड़ा था आर्थिक मंदी का। स्थिर कीमतों 1999-2000। दोस्तों, जब ये आंकड़े आते हैं तो दो तरह की कीमतें होती है, एक स्थिर कीमत होती है और स्थिर कीमतों का वर्ष होता है 1999-2000। ये आपको याद रखना है। एक चालू कीमतें होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2005-06 में 6.70% थी, जो घटकर 2008-2009 में 5.48% रह गई। वित्तीय वर्ष 2008-09 में खनन व विनिर्माण वृद्धि दर 3.21% तक गिर गई। कितनी ज़्यादा गिरी थी वो विनिर्माण दर। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी 2008 का अधिक प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल दोस्तों, मंदी का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ा था। ये पंजीकृत फैक्ट्रियाँ। राजस्थान में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 1987 में 9,665 थी। इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी। 2007 में बढ़कर 10,000 हो गई। अब लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। 2020 में और ज़्यादा बढ़ गई होगी। लघु उद्योगों का विकास। अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब धीरे धीरे कम हो रहे लघु उद्योग। राज्य सरकार ने लघु उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया है। लघु उद्योगों में काफ़ी व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। राज्य में लघु उद्योगों की पंजीकृत इकाइयाँ
1975-76 में 20,000 थी, जो 2008-09 में बढ़कर 3.020 लाख हो गई। इनका विकास भी अच्छा हुआ, लघु उद्योगों का भी। जो प्राथमिक उद्योग हुए दोस्तों वो कम हुए हैं, लघु उद्योग कम नहीं हुआ है। मैंने गलती से लघु उद्योग बोल दिया था। लघु उद्योगों में 1975-76 में 1.37 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था। लघु उद्योगों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 2008-09 में बढ़कर 13.16 लाख हो गई। लघु उद्योगों में विनियोजित पूंजी 1975-76 में 72.37 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 8,888.21 करोड़ हो गई। कितना ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों। लघु उद्योगों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है लगातार। और कितनी पहले पूंजी कम लगती थी 1975-76 में मात्र 72 करोड़ रुपए, और 2008-09 में 8,888 करोड़ रुपए हो गए। खादी और ग्राम उद्योग। खादी और ग्राम उद्योग की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में खादी और ग्राम उद्योग का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करना, कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाना, सहकारिता की भावना जागृत करना, कच्चा माल तथा आवश्यक औजारों की पूर्ति द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना है। राज्य में खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना संचालित की जा रही है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आकर्षक खादी वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09 में खादी का 18.14 करोड़ रुपए का उत्पादन और ग्राम उद्योग में 301.79 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। औद्योगिक उत्पादन। राजस्थान में कितना औद्योगिक उत्पादन हुआ है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। वर्तमान में राजस्थान में सूती और सिंथेटिक रेशे की इकाइयाँ, ऊनी, चीनी, सीमेंट, टेलीविज़न, टायर ट्यूब फैक्ट्री, वनस्पति तेल की मिलें, इंजीनियरिंग की औद्योगिक इकाइयाँ, खनिज आधारित बड़ी और मध्यम इकाइयाँ हैं। राजस्थान से मुख्य रूप से रत्न, आभूषण, टेक्सटाइल, अभियांत्रिक वस्तुएं, रेडीमेड वस्त्र, दस्तकारी वस्तुएं, रसायन, कृषि उत्पादन, खनिज आधारित वस्तुओं इनका उत्पादन हुआ है दोस्तों, का निर्यात किया जाता है। राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन में 36 उत्पाद हैं। 36 तरह के उत्पाद हैं राजस्थान में। इनमें से कुछ प्रमुख उत्पादन इस प्रकार हैं। वर्ष 2008 में वनस्पति घी का उत्पादन 57,480 टन। दोस्तों 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। खाद्य तेल 1,20,866 टन। सूती कपड़ा 203 लाख मीटर। सिंथेटिक धागा 536.60 लाख किलो। यूरिया 3,71,883 टन। यूरिया का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है क्योंकि कृषि के अंदर जितनी भी फसलें हैं उसमें सब यूरिया डालते हैं। यूरिया से नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है फसलों को। सल्फ्यूरिक एसिड 5,94,045 टन। सीमेंट 101.20 लाख। 101 लाख भी काफ़ी होता है। और वाटर मीटर 89,592। इस तरह के मेन जो 36 उत्पाद हैं इनमें से कुछ उत्पादों के बारे में बताए गए हैं। प्रमुख वर्त उद्योग। राजस्थान में प्रमुख वर्त उद्योगों में सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, नमक उद्योग, कांच उद्योग प्रमुख हैं। आपको उद्योगों के नाम याद रखने हैं। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अगवा राज्य माना जाता है। एक मिनट दोस्तों, प्लेन दोस्तों प्लेन से काफ़ी आवाज़ होती है। यहाँ पर नज़दीक है एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसलिए आपको परेशानी होती है दोस्तों। राजस्थान इस सीमेंट उद्योग में भारत का अगवा राज्य, ये अभी पढ़ लिया हमने।
प्रांत में सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में लाखेरी बूंदी में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई। तो ये सवाल सीधा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बूंदी, कैसे पूछ लेंगे, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई। तो आपको लाखेरी याद रखना है और बूंदी दोनों याद रखने हैं। सन आप याद रखें तो ठीक है, नहीं रखें तो भी चलेगा, पर नाम ज़रूर याद रखें लाखेरी बूंदी का। इसके बाद सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड, प्रारंभिक उत्पादन 1953 से 1959 स्थापित किया गया। तो जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। तो आपको ये भी याद रखना है, पर ये वर्तमान में बंद है दोस्तों, किंतु इस उद्योग में 1986 से उत्पादन बंद है। ये भी सवाल पूछते हैं कि जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ है, तो आप जयपुर मत कर देना गलती से, सवाई माधोपुर करना। इसके अलावा राज्य के प्रमुख सीमेंट संयंत्रों में बिड़ला सीमेंट वर्क्स, ये चित्तौड़गढ़ में है, बिड़ला सीमेंट वर्क्स, उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर, जेके सीमेंट वर्क्स, नींबा हेड़ा, ये भी चित्तौड़ में है, मंगलम सीमेंट मोडक कोटा, जेके वाइट सीमेंट, ये गोटन नागौर में है, जेके वाइट सीमेंट, ये सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन में। और राजस्थान में जो खारिया खंगार है भोपालगढ़ में, वहाँ भी सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। केवल 2-3 जगह ही होता है सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर, तो ये पूछा जाता है सीधा सवाल, श्री सीमेंट कहाँ स्थित है, तो ब्यावर में है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग है। यह उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर शहर में 1889 में, गलती से बोल दिया था मैंने। तो ये सवाल पूछा जाता है कि राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब व कहाँ हुई, ब्यावर शहर में 1889 में। इसका नाम था कृष्णा मिल्स लिमिटेड, और ये दोस्तों प्राइवेट क्षेत्र में थी। तो दोस्तों बिल्कुल जितनी भी मिलें थी पहले ज़्यादातर प्राइवेट क्षेत्र में थी, क्योंकि ये जो सन है 1889, 1900, इस समय अंग्रेज़ लोग थे। अंग्रेज़ों का शासन था दोस्तों इस समय। तो ये सवाल आपको याद रखना है कि निजी क्षेत्र की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ हुई, ब्यावर में हुई। इसके पश्चात ब्यावर शहर में ही 1906 ईस्वी में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ये एक और मिल की स्थापना ब्यावर में हुई 1906 में, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। वह 1925 ईस्वी में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। ये इस तरह ब्यावर में 3 मिलों की स्थापना होगी, सूती वस्त्र मिलों की। ये दोस्तों ब्यावर में इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग थे इनका मुख्यालय राजस्थान में अजमेर में था, इसलिए इन्होंने अपने सुविधा के अनुसार मिलों का निर्माण करवाया। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग में निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में सूती वस्त्र की मिलें हैं। 3 जगह बंटा हुआ है। एक निजी क्षेत्र है जिनके मालिकाना हक निजी क्षेत्र के पास होता है, यानी कोई ना कोई उसका ओनर होता है, प्राइवेट आदमी। सरकारी क्षेत्र में पूरा अधिकार सरकार का होता है, और सहकारी क्षेत्र में जो वहाँ के कार्मिक होते हैं उनका अधिकार होता है, सबकी भागीदारी होती है। राजस्थान में चीनी की 3 मिलें हैं। राज्य में सर्वप्रथम 1932 ईस्वी में मेवाड़ चीनी मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ की स्थापना की हुई है। तो ये सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया। राजस्थान की पहली चीनी मिल्स की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो चित्तौड़गढ़ ज़िले के भोपाल सागर में 1932 ईस्वी में। यह चीनी मिल निजी क्षेत्र की है। देखिए दोस्तों सारी निजी क्षेत्र की हैं। सीमेंट उद्योग भी निजी क्षेत्र का पहले वाला, सूती वस्त्र मिल भी निजी क्षेत्र की। इसके बाद 1938 ईस्वी में गंगानगर चीनी मिल्स की स्थापना हुई। गंगानगर चीनी मिल्स, इसमें उत्पादन 1946 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1 जुलाई 1956 से ये सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही है। तो पहले निजी क्षेत्र में थी। देखिए दोस्तों गंगानगर शुगर मिल्स पहले प्राइवेट क्षेत्र में थी,
लेकिन 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में दे दी गई। ये चीनी का उत्पादन करती है। इसके अलावा दोस्तों जो शराब होता है, शराब का उत्पादन भी करती है गंगानगर शुगर मिल्स। इसकी एक ब्रांच जोधपुर में भी है। और वर्तमान में जो ये सैनिटाइज़र है, इसका उत्पादन भी कर रहा है। राज्य में 1965 ईस्वी में श्री केशवराय पाटन सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। बिल्कुल दोस्तों, 1965 ईस्वी में केशवराय पाटन, ये बूंदी में है, सहकारी चीनी मिल्स की लिमिटेड की स्थापना, ये भी आपको याद रखना है, जो विगत कुछ वर्षों से बंद है। राजस्थान में चीनी की तीनों मिलें निजी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में होने के कारण तीनों प्रकार के संगठनों के उत्पादन की तुलना करने का अवसर प्रदान करती हैं। अब है नमक उद्योग। नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान में कई खारे पानी की झीलें हैं, इसलिए राजस्थान में नमक का उत्पादन अधिक होता है। नमक उत्पादन से संबंधित सभी अनुकूल दशाएं प्रांत में उपलब्ध हैं। यहाँ खारे पानी की झीलें बहुतायत में हैं। वर्तमान में राज्य में सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में नमक का उत्पादन किया जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र में। सहकारी क्षेत्र में उत्पादन नहीं हो रहा नमक का। सांभर में नमक का उत्पादन भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायता से, इसकी दोस्तों हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सारी कंपनी है। सांभर साल्ट्स लिमिटेड, ये देख रेख में इनके हो रहा है। सांभर में नमक का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में होता है। सांभर झील नमक उत्पादन में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। अच्छी क्वालिटी का नमक उत्पादन होता है यहाँ। सांभर झील जयपुर में है। राजस्थान में नमक पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम डीडवाना में 3, डीडवाना नागौर में है दोस्तों 3 उपक्रम है और 1 उपक्रम पचपदरा में है। इसके अलावा राज्य में निजी क्षेत्र में लघु पैमाने के नमक उद्योग हैं, जिनमें पोखरण, फलौदी, कुचामन और जाबदी नगर, ये इस तरह की झीलें हैं। पोखरण हो गई, फलौदी हो गई, कुचामन और जाबदी नगर, ये और यहाँ भी नमक का उत्पादन होता है। इसके अलावा भी कई झीलें हैं दोस्तों, जैसे बालोतरा में भी नमक का उत्पादन होता है। जो नागौर का नावा है, नावा में भी नमक का उत्पादन होता है। कांच उद्योग, कांच बनाने में बालू मिट्टी, सिलिका मिट्टी, सोडा सल्फेट, शीरा, चूने का पत्थर आदि प्रमुख होते हैं। ये सभी राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कांच बनाने वाले कुशल मजदूर भी राज्य में हैं। दोस्तों, कांच उद्योग विशेष रूप से धौलपुर में है। राजस्थान में कांच बनाने में धौलपुर के 2 कारखाने विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोनों के नाम याद रखने। इनमें से एक धौलपुर ग्लास वर्क्स निजी क्षेत्र में है और दूसरा कारखाना हाईटेक प्रेसिजन ग्लास वर्क्स धौलपुर में है। ये 2 कारखाने हैं जो गंगानगर शुगर मिल्स के अंतर्गत हैं। गंगानगर शुगर मिल्स के अंतर्गत आता है दोस्तों ये हाईटेक प्रेसिजन ग्लास वर्क्स, यानी ये सार्वजनिक क्षेत्र में है। और मदिरा विभाग के लिए बोतलों का उत्पादन करता है। यहाँ बोतलों का निर्माण होता है और बोतलें जाती है गंगानगर शुगर मिल में, जहाँ से शराब भर के सप्लाई होता है संपूर्ण राजस्थान में। उदयपुर में भी कांच का कारखाना है। वनस्पति घी उद्योग, मूंगफली व बिनोले का तेल वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। वनस्पति घी होता है दोस्तों, जिसे हम डाल्टा घी बोलते हैं। ये मूंगफली से बनता है और बिनोले का तेल होता है, बिनोला कपास वाला, इससे वनस्पति घी बनता है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में भीलवाड़ा में वनस्पति घी का सर्वप्रथम कारखाना खोला गया। पहला कारखाना 1964 में भीलवाड़ा में। इसके बाद जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर आदि शहरों में स्थापित हुए हैं। राज्य में वनस्पति घी की मांग में वृद्धि हो रही है। इससे वनस्पति घी का उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ा है। ये दोस्तों वनस्पति घी का उत्पादन एक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो शुद्ध घी होता है इसमें मिलावट भी करते हैं कई लोग। भैंस इत्यादि को ये डाल्डा घी पिला देंगे,
इस तरह के काफ़ी धंधे होते हैं मिलावटखोरी का। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज। राजस्थान में औद्योगिक विकास और रोजगार वृद्धि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना प्रस्तावित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसे सेज बोलते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ। औद्योगिक सेवाओं और व्यापार हेतु एक विशेष सीमांकित क्षेत्र हैं जिन्हें डीम्ड फॉरेन टेरिटरी का दर्जा देते हुए सीमा उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्कों से मुक्त रखा गया है। राजस्थान में सीतापुरा, जयपुर, यहाँ पर दोस्तों ज्वेलरी उद्योग प्रसिद्ध है सीतापुरा का। जेम्स और ज्वेलरी हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। ये सेज है जयपुर में, जेम्स और ज्वेलरी उद्योग का। इसके अलावा जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट उद्योग, ये मित्रों हैंडीक्राफ्ट उद्योग होता है। हैंडीक्राफ्ट किसे बोलते हैं आपको मैं बता दूं, जानकारी नहीं है तो। ये जिस लकड़ी के जितने भी सामान होते हैं, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो गेट हो, दरवाजे हो, उन्हें हैंडीक्राफ्ट उद्योग बोलते हैं। और ग्वार गम की इकाइयाँ, जो ग्वार होता है उससे ग्वार गम बनता है। फिर ग्वार गम से दवाइयाँ बनती है दोस्तों, ये विदेश में जाता है ग्वार गम की इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना प्रगति पर है। जयपुर में रिको और महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर लिमिटेड द्वारा जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये PPP होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। राजस्थान में औद्योगिक विकास ने अब गति पकड़ ली है। राज्य में आधारभूत संरचना के सुधर जाने से अब IT क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां जैसे इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, ये दोस्तों बहुत अच्छी कंपनियां, बड़ी कंपनियां। विप्रो का जो निदेशक हैं दोस्तों, इस कंपनी के मालिक हैं अजीम प्रेम जी हैं। देश के बहुत ही बड़े दानदाता हैं, सबसे बड़े भामाशाह हैं हिंदुस्तान के। टेक महिंद्रा, इनके मालिक हैं आनंद महिंद्रा। नगारो आदि राज्य में निवेश में रुचि दिखा रही है। अब देखते हैं कृषि विकास राजस्थान में कितना क्या है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का भाग 75.07% है। यह ग्रामीण जनसंख्या जीवन यापन के लिए कृषि और समृद्ध क्षेत्र पर निर्भर है। राजस्थान का भूमि उपयोग उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 2008 में 34,270 हेक्टेयर था। इसमें सकल कृषिगत क्षेत्र 22,208 हेक्टेयर था, जो रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 64.80% था। 64% काफ़ी होता है दोस्तों। राज्य में 2007-08 में विभिन्न स्रोतों से सकल सिंचित क्षेत्र 8,88 हेक्टेयर था। 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। ये 2007-08 की है। नए आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं दोस्तों, ये किताब पुरानी है इसलिए आंकड़े भी कुछ पुराने हैं। आप एक बार इस किताब को रीड कर लीजिए, उसके बाद नए आंकड़े हैं उनसे मैच कर लीजिए। जो सकल कृषिगत क्षेत्र का 36.42% था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान कितना, क्या योगदान है कुल उत्पाद में कृषि और संबंध क्षेत्र का? दोस्तों उद्योगों का हिस्सा 30% के करीबन है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षीय अवधि में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सकल घरेलू उत्पाद किसे बोलते हैं। एक वित्तीय वर्ष होता है, उस वित्तीय वर्ष में, उस संपूर्ण वर्ष में जितना उत्पादन होता है संपूर्ण वस्तुओं का, उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि, उद्योग और सेवाओं के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। ये क्षेत्र विशेष रूप से हैं, कृषि है, उद्योग और सेवाएं। वित्त वर्ष 2008-09 में स्थिर कीमतें, ये दोस्तों स्थिर कीमतें हैं 2004-05 की हो गई। अब पूछा जाता है वर्तमान में स्थिर कीमतें कौन से सन की मानी जाती हैं। पहले
99 की थी, 98-99 की। अब 2004-05 की स्तर कीमतें और चालू कीमतें 2011-12 की है। आपको एक्यूरेट याद होना चाहिए। कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 21.42%, यानी काफ़ी योगदान है दोस्तों कृषि का, क्योंकि राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और भारत भी कृषि प्रधान देश है। उद्योग का हिस्सा 31%, 31.40%, और सेवाओं का योगदान 47.19% था। दोस्तों सेवाओं के अंदर जितने भी सेवाएं हैं, आप सारी सेवाएं ले लीजिए, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे तकनीकी हो, जितनी प्रकार की सेवाएं सभी उसमें आता है। तो इसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है 47% और 31% उद्योगों का, और कृषि का है 21%। वित्तीय वर्ष 2011-12 के अग्रिम अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 22%, उद्योग का योगदान 29% और सेवाओं का योगदान 46% था। तो आपको इसका क्रम याद रखना है, सबसे अधिक योगदान सेवा का, फिर उद्योग का, फिर कृषि का। पिछले कुछ वर्षों में 2008-09 से 2011-12 सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान को देखें तो पाते हैं कि स्तर कीमतों 2004-05 की है, पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 22% स्थिर सा हो गया है, या लगभग 5वां हिस्सा कृषि का है इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजस्थान के। कृषि वृद्धि दर, कृषि और संबंध सेवाओं की वृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। इसके पीछे कारण कृषि और संबंध क्षेत्र का मानसून पर निर्भर होना है। कृषि और संबंध क्षेत्र वृद्धि दर 2005-06 में ऋणात्मक दोस्तों 0.88% थी। कृषि और संबंध क्षेत्र वृद्धि दर 2008-09 में बढ़कर 6.12%, काफ़ी अच्छा योगदान है 6.12%। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2009-10 में कृषि उत्पादन में 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में 35% कम रहने की संभावना है। तो इस प्रकार कृषि का उत्पादन ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों। आप बस एक याद रखिए 22% है, एक्यूरेट मान लो, इससे कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा। राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। राज्य में रबी की फसलों में, ये दोस्तों रबी और खरीफ की फसलें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल आप एक्यूरेट याद कर लें। रबी की फसलों में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी, गन्ना, तारा मीरा, जीरा, धनिया, आलू, मटर, अफीम की खेती दोस्तों विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ ज़िले में होती है। और खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, सोयाबीन इत्यादि है। तो आपको ऐसे याद रखना है, खरीफ की फसलें होती है दोस्तों जब बारिश आती है, बरसात के समय बोई जाती है। और जो रबी की फसलें होती हैं दिवाली के बाद इनका उत्पादन होता है, यानी जो सर्दियों में होती है वो रबी की फसल होती है, और गर्मियों में और वर्षा में होती है वो खरीफ की फसल है। आपको इनका नाम याद रखने हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि जैसे ऐसे सवाल पूछ लिया, रबी की फसलें निम्न में से कौन सी नहीं है, तो 3 रबी की फसल दे देंगे। जैसे सवाल आया, निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? ए गेहूँ, बी चना, सी धनिया और डी मूंगफली। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो मूंगफली कर देना है। आपको याद होना चाहिए, कई लोग ऐसे करते हैं कि रबी की फसलों में जो 2 अक्षर की फसलें आती है वो होता है, खरीफ में 3 अक्षर की। हाँ होता है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है, आपको इसलिए एक्यूरेट याद रखना है। और लगभग सभी विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए सबको पता होता है कि कौन सी फसल कब बोते हैं कब नहीं बोते हैं। सोयाबीन, चावल, मूंग, मोट, अरहर और सूरजमुखी, जो ये फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं। जैसे चावल हो गया, मूंग, मोट, अरहर, सूरजमुखी। खाद्यान्न उत्पादन, योजनाबद्ध विकास में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। यहाँ खाद्यान्न उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसका कारण
कृषि का मानसून पर निर्भर होना है। खाद्यान्न उत्पादन 1960-61 में 45.41 लाख टन था, जो बढ़कर 1990-91 में 109.35 लाख मीटर टन हो गया। खाद्यान्न का उत्पादन 2011-12 में और बढ़कर 209.45 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि नए नए तरीके आ रहे हैं फसल उत्पादन के। खाद्यान्न उत्पादन में अनाज और दालों के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। अनाज में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ आदि प्रमुख हैं। तो अनाज के अंदर आते हैं ये। यानी जो अन्न होता है, खाने की चीज़ें होती है, इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ। बाजरा पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसल है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। बिल्कुल दोस्तों, पहला स्थान है, लेकिन कुछ किताबों में गुजरात को पहला स्थान बताया गया है। वैसे दोस्तों गुजरात सही है। बाजरे का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो गुजरात राज्य में होता है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल है बाजरे का वो राजस्थान में है। देश के कुल बाजरा उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान में होता है। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान में होता है, लेकिन गुजरात में इससे ज़्यादा होता है। देश के कुल मक्का उत्पादन का 1/8 भाग, यानी कि 8वां भाग है, लगभग 12.5% मक्के का राजस्थान में होता है। मित्रों, जो ये मक्का होता है, जो दक्षिण के ज़िले हैं जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यहाँ इनका उत्पादन होता है। देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जौ का उत्पादन राजस्थान में होता है। जौ भी अच्छी खासी होती है। आपको ये भी याद रखना है कि जौ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में, दूसरे नंबर राजस्थान में। राजस्थान में 2008-09 में अनाज उत्पादन 140.55 लाख टन, दलहन उत्पादन 18.98 लाख टन, और इन दोनों को मिलाकर खाद्यान्न उत्पादन 159.53 लाख टन संभावित है। ये आपको डाटा लगभग याद होना चाहिए। करेक्ट याद नहीं हो दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कुछ एक बार आप इसे रीड आउट ज़रूर कर लें। अब तिलहन है। देश में खाद्य तेलों का अभाव है। खाद्य तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होते हैं। राजस्थान में तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है। हाल ही के वर्षों में राजस्थान तिलहन क्रांति की ओर अग्रसर हुआ है। दोस्तों, क्रांति कई आई है, आपको इन क्रांतियों के नाम याद रखने हैं और कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। जैसे हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, ये सारी क्रांतियाँ भी पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे टॉपिक में आएगा। तिलहन क्रांति तिल से संबंधित है। तिलहन की फसलें जितनी भी राज्य में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, राई, सरसों, अलसी, तारामीरा का उत्पादन होता है। राजस्थान में तिलहन का उत्पादन 1960-61 ईस्वी में 1.72 लाख टन था, जो 1990-91 में बढ़कर 23.56 लाख टन हो गया। तिलहन का उत्पादन 2007-08 के 42.29 लाख टन की तुलना में 2008-09 में 55.36 लाख टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में 30.91% वृद्धि को दर्शाता है। तिलहन के अंतर्गत खरीफ की फसल में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी, ये दोस्तों जो तिलहन की फसलें हैं उसके अंदर खरीफ की फसलों में मूंगफली आ गई, तिल आ गया, सोयाबीन और अरंडी है, और रबी की फसलों में राई व सरसों, तारामीरा व अलसी सम्मिलित हैं। यानी कि जो तिलहन की फसलें हैं इसका उत्पादन रबी और खरीफ की फसलों दोनों में होता है। आपको दोनों फसलों के नाम याद रखने हैं। अब गन्ने के बारे में पढ़ेंगे। गन्ना चीनी उद्योग का कच्चा माल है। राजस्थान में गन्ने का उत्पादन बूंदी, उदयपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ आदि ज़िलों में होता है। आपको इन ज़िलों के नाम याद रखने हैं कि किस किस ज़िले में गन्ने का उत्पादन होता है। राज्य में गन्ने का उत्पादन अधिक नहीं होता है।
गन्ने का उत्पादन 2007-08 में 5.94 लाख टन की तुलना में 2008-09 में 3.02 लाख टन होने की संभावना है, जो 49.16% कमी दर्शाता है। यानी जो गन्ने का उत्पादन राजस्थान में धीरे धीरे कम हो रहा है। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ये दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िलों में ज़्यादा होता है कपास, विशेषकर गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में बोई जाती है। कपास का उत्पादन 2007-08 में 8.62 लाख गांठे था। मित्रों, इसका उत्पादन गांठों में होता है, जबकि 2008-09 में 7.26 लाख गांठे उत्पादित होने की संभावना है, जो 15.78% की कमी को दर्शाता है। यानी कि कपास का उत्पादन भी धीरे धीरे कम हो रहा है। दोस्तों, कपास के लिए अच्छे खासे पानी की आवश्यकता होती है। वैसे राजस्थान के कई ज़िलों में कपास का उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले याद रखने आपको। अब पढ़ेंगे फल, सब्जियां और मसाले, इनका उत्पादन कितना क्या है राजस्थान में। राज्य के प्रमुख फल पपीता, अमरूद और संतरे हैं। सब्जियों में आलू व प्याज का उत्पादन होता है। सब्जियों में आलू और प्याज का उत्पादन अच्छा खासा होता है। इनके अलावा यहाँ जायकेदार मसालों का भी उत्पादन होता है। मसालों में सूखी मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाइन। दोस्तों, जीरा होता है सबसे अधिक बाड़मेर, जालौर उस क्षेत्र में होता है। यानी सबसे अधिक जीरा जालौर में होता है। इसके अलावा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर इत्यादि ज़िलों में होता है। अजवाइन, मेथी, हल्दी, अदरक, सौंठ, लहसुन का उत्पादन होता है। ये सारे मसाले अच्छा खासा उत्पादन होता है इनका। हरित राजस्थान। विश्व में आर्थिक विकास की दौड़ के कारण पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ चुका है। आज प्राकृतिक आपदाएं, खाद्यान्न संकट, ऊर्जा संकट आदि घटनाएं बढ़ रही हैं। इन सब संकटों का संबंध सामान्यतः जलवायु परिवर्तन से है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण प्रकृतिजन्य संकट उत्पन्न हो गए हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जल स्तर बढ़ रहा है। जो समुद्रवर्ती क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान में तो इतने क्षेत्र हैं नहीं समुद्र बड़े, क्योंकि राजस्थान का कोई भी किनारा लगता नहीं समुद्र से। गुजरात का द्वारका है। द्वारका दोस्तों पहले समुद्र के किनारे हुआ करता था, अब ये पानी में डूब चुका है। तो इसके अलावा जैसे धनुषकोडी गांव है तमिलनाडु का, जहां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, वो भी पानी में डूब गया। इस प्रकार विश्व के अनेक समुद्री द्वीप पानी में डूब चुके हैं और डूबे जाने की संभावना है। समुद्र जल स्तर के बढ़ने से भूभाग तेजी से घट रहा है। पवित्र गंगा नदी भी प्रदूषण से ग्रसित हो गई है। आकाश की ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने के कारण इसमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता घट चुकी है। इसलिए ओजोन परत पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। यानी ओजोन परत में छिद्र होने से रोकना है। इसके लिए हमें पॉल्यूशन में कमी लानी होगी, प्रदूषण कम करना होगा। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है दोस्तों, ये जो त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं और त्वचा कैंसर जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, सब बीमारियों की जननी है। पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देश और अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देश जिम्मेदार हैं। इन देशों के विकास से बढ़ता कार्बन उत्सर्जन लोगों की सहन करने की क्षमता से बहुत अधिक बढ़ चुका है। दोस्तों, जैसे जैसे विकसित देशों में विकास बढ़ा है, वैसे वैसे कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा है और कार्बन उत्सर्जन से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
दोस्तों जैसे जैसे मानव ने प्रगति की है वैसे वैसे जो जलवायु के साथ खिलवाड़ किया है और प्रकृति जवाब देती है फिर बाद में। जैसे अब वर्तमान में महामारी आई है कोरोना, इस प्रकार कभी कोई न बीमारी आती रहती है। यदि प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो इसी प्रकार प्रकृति मनुष्य से खेलती रहेगी। प्राकृतिक संसाधनों के निर्मम संहार के चलते जलवायु परिवर्तन ज्वलंत समस्या और बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन पर चिंतन करने और इससे निपटने के लिए विश्व के देश 7 से 8 दिसंबर 2009 को ये दोस्तों कोपेनहेगन में सम्मेलन हुआ था 2009 में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इकट्ठा हुए। भारत ने 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में 15 से 20% कटौती की स्वेच्छा से घोषणा की। भारत ने कहा था 2020 तक हम इतना कार्बन कम कर लेंगे। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में कम है। भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान विकासशील राज्य है। हालांकि राजस्थान औद्योगिक विकास की दृष्टि से कम विकसित है, किंतु इस राज्य को जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल है, ये जो थार का मरुस्थल है, यहाँ का तापमान अधिक है। मानसून में अनिश्चितता बढ़ चुकी है। अकाल और सूखे की समस्या है और भूजल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। दोस्तों भूजल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि पश्चिमी राजस्थान में जो ट्यूबवेल का पानी होता है, आप ऐसे मान चलिए हज़ार फीट से नीचे पानी है, यानी कि पाताल तोड़ कुएँ खोदने पड़ रहे हैं। राजस्थान में वन क्षेत्र, राजस्थान में 2005-06 में कुल वन क्षेत्र 32,627 वर्ग किलोमीटर था, जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.54% है। तो दोस्तों आपको इसका परसेंटेज याद रखना है कि राजस्थान में वन क्षेत्र है 9.54% और भारत में करीबन 20% है, 19.5%। यह 1% राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% होने से बहुत कम है। वैसे जो वन है, जो वन्य नीति है, दोस्तों जो वन नीति है उसके अनुसार जो भूभाग के 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, लेकिन राजस्थान में 9% है, मात्र 9.54%। किंतु वर्ष 2001 और 2000 में राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.60% था। इस प्रकार 5 वर्षों में 1.94% वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जो सकारात्मक है। वैसे भारत में करीबन 20% वन है, ये इस औसत से नीचे है। वन पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। वनों का महत्व अतीत से है। 1 वृक्ष लगाने के महत्व को गुणवान पुत्रों के बराबर माना गया है, यानी जो कितनी हमारी प्राचीन संस्कृति में वन को कितना महत्व मिला है, जो एक सपूत होता है उसके बराबर वन 1 वृक्ष लगाने को कहा गया है। भारतीय संस्कृति में लोग वृक्षों को पूजते आ रहे हैं। दोस्तों जो खेजड़ली में वन मेला होता है, वनों के लिए लोग इस प्रकार 363 लोग कट गए थे अमृता देवी के नेतृत्व में, जो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। वृक्षों से प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। वन हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे लिए श्वास का काम करता है। जीवन में वृक्षों का महत्व अधिक है। इसके बावजूद भी लोग वृक्षों को काटने से नहीं चूकते हैं। ऐसे लोग निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए भविष्य को भूलकर स्वयं के पेड़ों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हरित राजस्थान का शुभारंभ। दुनिया जलवायु में परिवर्तन से चिंतित है। राजस्थान में जल स्तर के गिरने से पानी की समस्या गंभीर हो चुकी है। पर्यावरण की चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए हरित राजस्थान अभियान शुरू किया है, जिसका शुभारंभ 18 जून 2009 को शुरू किया गया। आपको इसका तारीख याद रखना है, 18 जून 2009 ईस्वी यह हरित राजस्थान अभियान। इसको शिक्षा संकुल प्रांगण जयपुर से शुरू किया गया, वृक्षारोपण कर शुरू किया गया। हरित राजस्थान केवल 1 वर्ष के लिए ही नहीं बल्कि पूरे 5 वर्ष और इससे आगे भी निरंतर क्रियान्वित करने का कार्यक्रम है। स्पष्ट है कि यह किसी समय विशेष के लिए ही नहीं अपितु सतत चलने वाली गतिविधि है। हरित राजस्थान
राज्य सरकार का एक ऐसा महाअभियान है जिससे आने वाले वर्षों में राज्य में वन क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री की पहल पर हरित राजस्थान को मनरेगा से जोड़ा गया है। इससे गाँव के नागरिकों के वृक्षारोपण में भागीदारी निर्धारित की गई है। गांव के गरीबों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। दोस्तों बिल्कुल ये दोस्तों कल पढ़ेंगे हम जल चेतना और आगे वाला टॉपिक। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे और इस प्रकार अगले 2 दिनों में ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें और अपने स्टेटस होते हैं व्हाट्सएप के, उस पर इस वीडियो की लिंक को ज़रूर लगाएं, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। आप ये सोचते हैं कि कौन भेजेगा, कौन इस वीडियो को देखेगा, आप दोस्तों एक बार ज़रूर शेयर करें। यदि जिसको देखना होगा वो देख लेगा, लेकिन लोगों को पता तो होना चाहिए कि इस प्रकार राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों का अध्ययन भी करवाया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।